नमस्कार दोस्तों। टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा जो सक्सेस स्टोरी की एक सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज हम एक नई स्टोरी के साथ हैं और हमारे साथ है पुष्पेंद्र कुमार गौतम। इन्होंने यूपी पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में 238वीं रैंक हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार हिंदी मीडियम के छात्रों का एक अकाल सा दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पुष्पेंद्र जी हिंदी माध्यम से अपनी सफलता सुनिश्चित किए हुए हैं। तो हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र जी। इनको मैं अपनी तरफ से और अपने पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक आपका जो ये सफलता का सफ़र रहा है, कैसे रहा है? किस प्रकार से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कैसे अपना सफलता तक पहुँचे? सर, मैं टारगेट आईक्यू का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज मेरी स्टोरी को कवर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, सफलता चीज़ें इतनी आसान नहीं रही हैं और इतना बड़ा पद ऊपर वाले और माता पिता के आशीर्वाद से मुझे मिला है। तो इसमें काफ़ी चीज़ों का फेस करना पड़ा है, मेडिकल इश्यूज़, मॉनेटरी इश्यूज़ और तैयारी के बीच में जो डिप्रेशन लड़के हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल रहा है वैकेंसी आने में भी, क्योंकि 18 के बाद वैकेंसी नहीं आई थी। तो इन सब चीज़ों को एक पेशेंस, जैसे एक इस पद के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस बना के रखा और निरंतरता बना के रखी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। उसके तहत ही मुझे लगता है कि सफलता मेरी आसान हो पाई, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी। और पुष्पेंद्र, यहाँ पर मैं आपसे यूपी पीसीएस जे के सिलेबस को लेकर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में हमारे व्यूअर्स पास एक बेहतर जानकारी है कि प्री का क्या सिलेबस होता है, मेंस का क्या सिलेबस होता है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। लेकिन पुष्पेंद्र, एक दौर होता है जब एक बच्चा क्लास 10th का एग्ज़ाम देता है तो उससे पहले उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तुमको मैथ लेना है कि बायो लेना है। फिर इंटर का एग्ज़ाम देता है तो फिर एक कैरियर का ऑप्शन आता है कि बेटा आपको करना क्या है, क्या आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्लास 10th का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और यहाँ तक का आपका जो मुकाम था या यहाँ तक का जो भी आपका सफ़र था, उस सफ़र को आपने कैसे पार किया? सर, मैंने 2008 में हाई स्कूल की और 2010 में मैंने इंटर की है। तो इंटर के बाद मैंने इंजीनियरिंग का मेरा सपना रहा, तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग की और उसके लिए मैंने पढ़ाई की, लेकिन मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज मिले, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दी। फिर बाकी जैसे आपने बताया एसएससी, बैंकिंग, मैंने इनके भी एग्ज़ाम दिए हैं। बस मेडिकल का एग्ज़ाम छोड़ के मैंने सब एग्ज़ाम दिए, पुलिस का, जीडी का, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर मुझे लगा कि जब कुछ चीज़ नहीं हो पा रही है तो फिर मैं एलएलबी के रूप में कुछ प्रैक्टिस करूँगा, कुछ करूँगा। तो जब एलएलबी मैंने फिर एलएलबी की, एलएलबी के दौरान कुछ मॉनेटरी इश्यूज़ हुए, जिसके तहत फिर मैंने जॉब की। तो फिर वहाँ सपना रहा नहीं कि अब कि जज बनना है कि अब वो बनना है, तो मैंने वहीं अपना फोकस अपना नौकरी पे करना स्टार्ट कर दिया। फिर बड़े वाले भाई साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, जो कि इस समय बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे सीनियर असिस्टेंट हैं। तो उन्होंने इस डायरेक्शन में मुझे मोड़ा कि आप कुछ करिए। उन्होंने फिर कई जजों से मिलाया, एपीओ से मिलाया, तो फिर वहाँ से एक नई जर्नी मेरी स्टार्ट होती है। सन 2016 से एक अलग स्ट्रगल, अलग लाइन मैंने फिर पकड़ी और मैंने उसकी एक अलग से स्पेशल मेहनत की कि जब मैंने नौकरी छोड़ के मैं आया तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि जब आप उसको कर सकते हो तो आप इसे भी कर सकते हो। बस एक ईमानदारी से मुझे मेहनत करनी थी, तो मैंने पूरी ईमानदारी से ही मेहनत की और आज मुझे ये पद मिला। तो अगर पुष्पेंद्र, मैं ये कहूँ कि अगर हम इस ओवरऑल सफ़र को देखें तो इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे आयाम आए, पड़ाव आए, जहाँ पर आपने सोचा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी वक्त आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि नहीं, आफ्टर ऑल मुझे जुडिशियल सेवा की फील्ड में ही जाना है। और जैसा कि आपने कहा कि उसके लिए आपके बड़े भाई साहब आपके लिए एक प्रेरणादायी स्रोत थे, जिनके माध्यम से लगातार आपको आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक तीनों तरह का सपोर्ट मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा, क्योंकि जब हम मध्यम वर्गीय परिवार में देखते हैं तो आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो ये आती है कि आपने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो एक प्रकार का आर्थिक संकट होता है। उस दौर में चूँकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि हर साल इसकी वैकेंसी आएगी, कैलेंडर इसका फिक्स है कि प्री इस मंथ में होगा, मेंस इसमें होगा, वो होगा। तो वो जो दौर होता है पुष्पेंद्र, अगर मैं उसको बहुत ही नज़दीकी से देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर डेवलप करता है। परिवार की भी उम्मीदें रहती हैं, एक व्यक्ति की भी खुद से उम्मीदें रहती हैं,
समाज का एक वर्ग रहता है जो आपकी सफलता के लिए बिल्कुल उत्सुकतापूर्वक बैठा रहता है, दूसरा वर्ग इस उम्मीद में बैठता है कि इनका किसी तरीके से ना हो। तो वो जो प्रेशर का दौर होता है उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में त्रिपाठी सर, तो लगभग साल से 1.5 साल लग जाते हैं। उस दौरान और भी स्टेट की वैकेंसीज़ आती हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर एक प्रकार का मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक ऐसा तनाव होता है जो ना तो वो अपने टीचर से शेयर कर पाते हैं, ना अपने परिवार से शेयर कर पाते हैं। तो उस दौर को आपने कैसे सर्वाइव किया? सर ये दौर मेरा कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ था। सब जब सन 2018 में मैंने इंटरव्यू फेस किया था 610 वैकेंसी में, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को दुरुस्त करना था मुझे। तो इस मामले में परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। माता पिता ने हमेशा कहा कि जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक जा सकते हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। तो उन्होंने हिम्मत हमेशा बांधी रखी, उन्होंने होप नहीं छोड़ी। उनके चेहरे पे स्माइल देख के तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता था कि जब वो उम्मीद नहीं छोड़े तो आप भी उम्मीद मत छोड़िए। इसके साथ साथ गुरुजन जो हमारे रहे हैं और हमारे ख़ास तौर से जो हमारे मित्रगण, एक जो सर्कल हमारे दोस्तों का रहा है, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा कंटेंट दिए। और 2020 जब कोविड काल के बाद हुआ तो उसके बाद ये रहा कि वैकेंसी नहीं आ रही है, काफ़ी लंबा एक अंतराल हो गया। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, समाज का प्रेशर हमेशा लगातार दिमाग पे बना रहा। लेकिन दोस्तों के माध्यम से और माता पिता और भाई के माध्यम से ये रहा कि तुम पढ़ते रहो, निरंतरता बनाते रहो, जब आप लगातार रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो सन 21 से ये मन बना लिया था कि मुझे ज़्यादा लोगों से वास्ता नहीं रखना है, ख़ास तौर से उन लोगों से जो नेगेटिव लोग हैं, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। संपर्क उन्हीं से बना के रखिए जो आपको समझें और आपको मोटिवेट करें। तो मैंने उन्हीं से संपर्क बना के रखा और मैंने अपनी कंटिन्यूटी बना के रखी। और बस यही था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो समाज तो देता है, तो मैंने वो धीरे धीरे रिलीज़ करना शुरू कर दिया कि मैं जब वो जो मोटिवेट कर रहे हैं तो बस उन्हीं का मोटिवेशन, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना के रखे। उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट ही किया, माता पिताओं ने भी। तो बस यही है सर। तो पुष्पेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि 2018 में भी आपने इंटरव्यू फेस किया था, और अगर मैं देखूं तो जब दिसंबर में पहली बार इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, तो उससे लगभग 4 महीने पहले एक मेजर चेंज हुआ था कि यूपी का एक रेवेन्यू कोड शामिल कर दिया गया, ज़मींदारी को हटा के। उसके बाद अचानक से 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया। पहले तो ये योजना थी कि दे आर दी पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, उसके बाद ये था कि वो मेंस में भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हल्का सा विचलित हो जाता है कि बताओ यार, जिस सिलेबस को लेके पिछले 2-3 सालों से मैं एक रणनीति बना रहा हूँ, लास्ट मोमेंट पे उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो जब वो बदलाव आपने देखा तो उसको आपने कैसे, किस नज़रिए से देखा, और उसके लिए क्या प्लानिंग की आपने? सर इसके लिए मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी में जुटना शुरू करते हैं कि मुझे जज बनना है या मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है या आईएएस अधिकारी बनना है, तो उसकी तैयारी नोटिफिकेशन के बाद से स्टार्ट नहीं होती। उसकी तैयारी उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि मुझे ये अधिकारी बनना है। नोटिफिकेशन आने के बाद केवल रिवीजन होता है। तो 18 के बाद से जो 4-5 साल का गैप रहा, तो मैंने उसमें जो मेरे मेजर सब्जेक्ट थे उन पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। मेंस पे मैंने लगातार काम किया। तो जब 9 माइनर एक्ट जुड़े और रेवेन्यू कोड भी उसमें ऐड हुआ, तो फिर मैंने ये समझा कि बस मुझे यही पढ़ना है। बाकी का जो भी मेजर एक्ट थे वो मैंने पहले से पढ़ रखे थे। इतना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था उन मेजर एक्ट का, केवल माइनर का था। तो माइनर पे मैंने सबसे पहले 10 दिन अपना एक टारगेट फिक्स किया कि उस 10 दिन में मैं एक नोट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ अपनी, क्योंकि बुक से आप बहुत ज़्यादा या मेजर एक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैंने उनको पढ़ के एक सिंपल नोट्स बना ली प्रीलिम्स पर्पज़ से। तो 8 से 10 दिन मैंने केवल उसकी नोट्स बनाई और अगले 4-5 दिन में मैंने उसको पूरी तरह से अपने मेमोरी में याद कर लिया कि बस इसमें इतना ही है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद ये रहा कि क्वेश्चंस केवल उसी से ही आए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। माइनर एक्ट का भी हो, रेवेन्यू कोड का था, तो वो मेंस में मुझे मैंने मेंस पे उस पर काम किया कि जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी। कोचिंग्स के मैंने ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लगाए थे, प्लस घटना चक्र हिंदी मीडियम के लिए मिलती है, तो मैंने घटना चक्र भी लगाई थी। तो प्रीलिम्स पे विश्वास था कि प्रीलिम्स हो जाएगा। जैसे मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, वो 16 मार्च सन 2023 में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। लेकिन 12 फरवरी को जैसे मैंने पेपर दिया है, तो 12 फरवरी को जैसे मैं पेपर दिया, तो फिर मैंने माता पिता से कहा कि मैं जा रहा हूँ, कि मेरा हो जाएगा मेंस,
तो जब मेरा मेंस के लिए हो जाएगा तो फिर मैं अपना वहीं से पढ़ाई करूँगा। तो मैं रुका नहीं था, मैंने होली भी सेलिब्रेट नहीं की, मैंने फेस्टिवल यहाँ बहुत ही कम मनाए हैं। तो मैं जाके मैं अपने 3 महीने के लिए अपने आप को मैंने बंद कर लिया कि मुझे बस तैयारी करनी है। तो वो जो मुझे होली तक का जो समय था, उसमें मैंने रेवेन्यू कोड के नोट्स बना लिए। बाकी के जो भी अदर जो पीनल में जो भी माइनर एक्ट थे, तो उनके भी मैंने नोट्स बना के अपना प्रिपेयर कर लिया था। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पूरी की नोट्स सबकी अपने पास बना के रख ली थी और 1 मई तक मैंने उसको इस हिसाब से पढ़ा था कि मैंने सारी चीज़ें मेरे मेमोरी में मतलब कि कंसाइज करके वो याद हो गई थी। बस लिखना था, मैंने लगातार उसे लिखा। तो नोट्स पहले मैंने प्रिपेयर कर लिए थे अपने माइनर एक्ट के और जितने भी थे सबके। तो पुष्पेंद्र, जैसा कि अगर इस एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं, पहला चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा का होता है। जी। आम तौर पे उसके लिए एक क्या योजना होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास लगभग 10 सब्जेक्ट की प्रॉपर एक लिस्ट होती है। उसके बाद जीके और जीएस का एक अथाह समंदर होता है, जिसका कोई लिमिटेड सिलेबस है ही नहीं। कब कहाँ से क्या चीज़ें पूछ ली जाए कोई नहीं जानता। तो कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि नहीं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से काम चलेगा। कई लोगों का फोकस इसके ऊपर रट्टाफिकेशन को लेकर होता है। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि एक प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या बेहतर रणनीति होनी चाहिए? सर सबसे पहला स्टेप हमारा प्री एग्ज़ाम का ही होता है। तो प्री एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी तरीके से कि अपना जो बेयर एक्ट आपने जो भी है, उस बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि हमारा जो कमीशन है या फिर अन्य जो कमीशन है, वो चेंजेस लाते रहते हैं अपने पेपर में। तो हर चीज़ को आपको उसको नोटिस करना है कि क्या बेयर एक्ट में लिखा है, क्योंकि प्रीलिम्स के आपको बेयर एक्ट ही पढ़ के जाना है और उसी से हो जाएगा। और उसके बाद आपके प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज होती है, आपकी घटना चक्र मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैंने टारगेट IQ का मैंने हमेशा लिया है प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने प्रीलिम्स का उनको लिया, जो सर टेस्ट सीरीज देते थे, तो उसको मैं हमेशा लगाता था। हमेशा लगाने का मतलब ये है कि जैसे 2 घंटे में हमें टाइम मिलता है, तो मैं उसे 1 घंटे में ख़त्म कर लेता था। और 1 घंटा जो बचता था उसको रिवीजन के लिए रख देता कि मैं अगर कोई क्वेश्चन जो कि गलत हुआ है वो गलत ना हो। अमूमन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकलता, वो ये कहते हैं कि हमारा 2 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया, 5 नंबर से रुक गया। उनका रुकने का कारण यही है कि वो और उनसे पूछेंगे तो वो यही बताते हैं कि मेरे आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, मैंने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, ढंग से नहीं कर पाया। तो उसका एक यही तरीका है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, वो क्वेश्चन अगर गलत नहीं होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा और कहीं का भी नहीं रुकेगा। तो मैंने इसी पे काम किया कि जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना हो, बाकी के गलत नहीं होंगे। अगर जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और टेस्ट सीरीज मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से लगाई थी जी। और अगर पुष्पेंद्र हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम को लेके, तो जो 90% कैंडिडेट होते हैं उनका एक एक्सक्यूज़ होता है कि सर अगर हम मेंस के नोट्स लिखने बैठेंगे या नोट्स को तैयार कराएंगे तो सर इसमें हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा। जब वक्त ज़ाया हो जाएगा तो फिर हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं होगा। जैसे आप खुद इलाहाबाद में हैं, अगर कर्नलगंज का पूरा एरिया देख लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे फ़ोटोकॉपियर की शॉप्स हैं जहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि हमें खुद से हाथ चलाने की ज़रूरत ना पड़े, बस हमारे पास बना बनाया नोट्स आ जाए, कंटेंट आ जाए, हम उसको पढ़ लें और सीधे जाके एग्ज़ाम में लिख लें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सन 2014 में जो IAS टॉपर थी टीना डाबी मैम, उनका भी खुद का ये व्यू था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊं, तो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया था। तो आज का जो युवा है या हर वो एस्पिरेंट जो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो क्या उसके लिए आवश्यक नहीं है कि कम से कम रोज़ाना वो 3 से 4 घंटे की सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करे, ये देखने के लिए कि क्या उसके शब्दों का चुनाव, उसके वाक्य की रचना और आंसर का फॉर्मेशन सही जा रहा है या गलत? सर मेंस का फॉर्मेट जो है, अब आपने कहा सर मार्केट में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि वो जो कंटेंट अवेलेबल है वो बहुत एक्यूरेट है और हमारे सिलेक्शन के लिए वही एकमात्र आधार है। तो इसका मेरे पास एग्जांपल ये, जब मैंने सन 18 वाला जो वैकेंसी थी उसमें मैंने जब मेंस दिया था, तो मैंने 4-5 किताब रख के याद कर रहा था, जिसमें मैंने बुक और बेयर एक्ट और कुछ कोचिंग की नोट्स और जिसमें परीक्षा मंथन की गाइड थी, तो मैंने उससे पढ़ा क्योंकि 15-20 दिन का समय मिला था। तो जब लास्ट मोमेंट जब आया कि मेंस लिखने का समय था, तो मुझे ये लगा कि अब रिवाइज़ कैसे करूं। मैंने 5 किताबों से पढ़ा, तो रिवीजन किससे करूंगा, तो कुछ कंटेंट इधर से कुछ कंटेंट इधर से। तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि अगर मेंस आपको लिखना है और जब आपका मेंस का पेपर आए, तो आपके पास एक सिंपल ऐसी नोट्स होनी चाहिए कि लास्ट के आप आधे घंटे में भी CRPC रिवाइज़ कर दें या IPC रिवाइज़ कर दें। मार्केट में अवेलेबल जो कंटेंट है आप उसको लीजिए, जो उस कंटेंट में जो अच्छी चीज़ें निकल रही हैं आप उससे खुद की नोट्स बनाइए।
खुद की नोट्स बनाने से एक बेनिफिट ये होता है कि आप उसको कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि इसमें मैंने ये लिखा है, इसमें मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन मार्केट से कंटेंट लेते हैं तो हमको वो ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना पड़ता है, हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन खुद की नोट से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अगर मेरा ये क्वेश्चन अगर मैंने आ गया तो मैं उसको 100% लिख कर आऊँगा और एज इट इज़ लिख कर आऊँगा। मेंस में हमारे पास समय नहीं रहता सर, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो हमारे पास मेंस के लिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो ट्रेडिशनल, जो अगर आते हैं तो हमें सोचना ना पड़े, हम उसे तुरंत लिख दें। यही कारण होता है, समय बच जाता है आपका और पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो खुद की नोट्स, मैं चाहूँगा खुद की नोट्स अगर प्रेफर करते हैं बनाएं तो वो बहुत सहूलियत होती है। जब लास्ट टाइम पे आपका जब मेंस होता है तो प्रेशर आप पे इतना होता नहीं है, वो बहुत आराम से रिवीजन हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि एक एक पेपर में हम लोग 8-8 बेयर एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 10-10 बेयर एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो हम रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो खुद की नोट्स रिवीजन बहुत अच्छा करवा देती है, जो कि मार्केट के नोट्स नहीं करवा पाते हैं। तो पुष्पेंद्र जी, अब मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद अखिलेश त्रिपाठी सर इस चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। कि जहाँ तक मुझे याद है, ये जो रिज़ल्ट आया था रक्षाबंधन के दिन आया था, शाम का वक्त था, तो क्या ये गिफ्ट एक भाई की तरफ से एक बहन को था, या एक बहन की जो दुआ है वो भाई को मिल गई? और अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरऑल और थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलें, तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, रक्षाबंधन से पहले के पुष्पेंद्र कुमार गौतम और रक्षाबंधन के बाद के पुष्पेंद्र कुमार गौतम में आपको क्या अंतर अब देखने को मिल रहा है, और समाज का क्या दृष्टिकोण आपके प्रति चेंज हुआ है? सर, इसमें एक बात मैं कहूँगा कि जब मेरा रिजल्ट आया और अगले दिन रक्षाबंधन था, तो छोटी वाली बहन ने स्टेटस लगाया था कि बड़े भाई साहब ने मुझे ये रक्षाबंधन का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो उनके लिए वो बहुत अच्छा गिफ्ट था और बहुत शुभकामनाएं मिली। और लाइफ चेंज की बात सर ये है कि मुझे लगता है कि मेरे और मेरे परिवार की पूरा जीवन ही बदल गया है, कि कहते हैं कि हेड सेट पूरा टेल हो गया है। क्योंकि एक कोई छोटी मोटी चीज़ तो सर है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया, सोचने का नज़रिया बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है। तो बस सर यही है कि बहुत बड़ा गिफ्ट रहा है रक्षाबंधन के दिन, छोटी वाली बहन के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, और जो मेरे शुभचिंतक हैं उन सब के लिए। सिर्फ इन्हीं का नहीं, सबका रोल रहा है जी। पुष्पेंद्र जी, देखिए आजकल अगर देखा जाए, अभी जो वर्तमान में आपके जो साथी क्लियर नहीं कर पाए एग्ज़ाम अभी भी हैं, या जिन्हें शुरू करना है, तो उन सब के मन में हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत बड़ा सा फोबिया या एक भ्रांति सी फैल के रह गई है कि हिंदी मीडियम से बहुत कठिन है या लगभग असंभव सा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे साथी मिलते हैं जो शुरू से एक है कि सर हिंदी मीडियम से तो हो ही नहीं रहा है, अब हमें इंग्लिश मीडियम ही रखना चाहिए। तो उन सब के लिए ये आपके कुछ वर्ड्स जो हैं, क्योंकि आपने ये माध्यम हिंदी माध्यम से ही परीक्षा उत्तीर्ण की है और आपने कर दिखाया है, तो अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में देखा जाए तो हिंदी मीडियम को लेके बच्चों में एक तरह से सीधा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सा हो गया है, तो उनको आप क्या राय देंगे कि कैसे वो अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करें, कैसे करें तैयारी? सर, ये बात आपकी सही है। बीच बीच में मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आए थे कि मैंने हिंदी मीडियम लेके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा है, हमेशा असफलता मिल रही थी। लेकिन बाद में रियलाइज़ मैंने जब 17 सीट APO की आई थी और मैंने उसमें मेंस लिखा था, तो मैंने अपनी कॉपी आयोग में जाकर देखी थी। तो जब मैंने कॉपी देखी तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हो गया कि नंबर मिलते हैं हिंदी मीडियम वालों को भी, लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा लिखते हैं तो नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं। तो वहाँ से मुझे विश्वास हो गया कि मुझे कंटेंट पे काम करना है, लैंग्वेज पे नहीं। तो मैंने अपने हिंदी मीडियम के कंटेंट को इतना बेहतर कर दिया कि जो हम लोग मोस्टली, अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी मीडियम वालों के पास शब्द अतः हैं, तो वो किंतु, परंतु और है, यदि और इन सब में रहते हैं, लेकिन लॉ ये चीज़ नहीं मांगता। भटकाव है, भटकाव, हाँ, भटकाव में नहीं जाना चाहिए आपको। जितना पूछा है उतना रहिए, उतना ही लिखिए, उससे हमें ज़्यादा लिखना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा करिए और कम कीजिए। कम शब्दों में अगर आप अच्छा लिख देंगे तो एग्जामिनर को पसंद आ जाता है, जो कि मुझे लगा कि मैंने अच्छा लिखा, कम शब्द लिए, ज़्यादा मैंने कोई अपने आंसर को लंबा नहीं रखा सर। अगर मान लीजिए 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने 1.5 पेज का मैक्सिमम आंसर लिख कर आया हूँ, लेकिन उस 1.5 पेज में मैंने हर एक चीज़ को समाहित कर दिया है, केस लॉ को लेके, डिफिनीशन को लेके, जूरिस्ट के कुछ अगर उस पर विचार मुझको याद रहे हैं तो मैंने उसको भी लिख दिया है। तो कॉपी को अपनी बेहतर बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अपनी कॉपी पसंद आ जाएगी तो उन्हें भी पसंद आ जाएगी। जब
और भी कोई व्यक्ति का कि ये कॉपी आपने बहुत अच्छी लिखी है, तो उन्हें भी पसंद आ जाएगी। आपको अपनी कॉपी जर्नल से थोड़ी सी अलग लिखनी है। हमें उन शब्दों का चयन कीजिए जो उससे सिलेक्शन होता है, फालतू के शब्दों में हमें नहीं फंसना है। तो वही मैंने किया। और हिंदी मीडियम वालों का एक ये भी है कि वो लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं सर। हाँ, मेंस राइटिंग हमको लगता है कि हम प्रीलिम्स पढ़ लें और सीधे या जज बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 स्टेप है, प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स हम निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि हम मेंस फोबिया है लोगों में, खासतौर से हिंदी मीडियम वाले, वो डरते बहुत है कि हम लिखें कैसे। उनके पास लिखने का तरीका ही नहीं है। और अगर जिसके पास है तो वो डरता बहुत है कि मैं लिख रहा हूँ तो सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, वो ये नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए आपके ट्यूटर हैं, आप कोचिंग संस्थानों की मदद ले लीजिए, सर कैसा लिख रहे हैं, कैसे नहीं लिख रहे हैं। दोस्तों की मदद ले लीजिए, मैंने दोस्तों की मदद ली थी अपनी, तो उन्होंने बताया था इसको ऐसे लिखिए। तो बस लिखने पे विशेषता ध्यान दीजिए। और सर जैसे कि है कि हमें 3 घंटे का पेपर एग्ज़ाम में लिखना है, हमें यहाँ 3 घंटे का पेपर नहीं लिखना अपने घर पे जो प्रैक्टिस करनी है। तो मैं मोस्टली 1 से 1.5 घंटे का मेंस का शेड्यूल बनाता था, और 1 से 1.5 घंटे में मैं 8 क्वेश्चन अपना फ्रेम कर देता था कि मुझे ये 8 क्वेश्चन 1.5 घंटे में लिखना है, टाइमर लगा के। और उसमें अपने ऊपर इतना प्रेशर लेता था कि वो 1.5 घंटे से अंदर मुझे ख़त्म करना है, ना कि 1.5 घंटे में ख़त्म करना है। तो 8 क्वेश्चन मोस्टली मैं 1 घंटे में ख़त्म कर लेता था, 1 घंटे 15 मिनट में ख़त्म कर लेता था। तो ये स्पीड वहाँ पे बहुत अच्छा काम आती है। अगर हम 3 घंटा यहाँ लिखेंगे तो फिर हमें 1 घंटा बाद में रिलैक्स चाहिए होता है, 1.5 घंटा रिलैक्स चाहिए होता है। तो हमें सिलेबस हमारा इतना बड़ा है कि हमें समय किल नहीं करना है। 15 मिनट का रेस्ट लेके आपको तुरंत दूसरा डायरेक्ट पढ़ना है, या फिर जीएस पढ़नी है, वो पढ़नी है। तो टाइम ये है कि मेंस का मैं 1 घंटा करिए, लेकिन करिए। मैं नहीं कहता कि पर डे करिए, मैं कहता हूँ हफ्ते में 3 दिन कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। उस कॉपी को अपने ट्यूटर को, अपने एजुकेटर को, किसी टीचर को, जिसको आपको लगता है कि उन्हें दिखा के मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी, उन्हें दिखाइए। वो आपकी गलतियाँ सुधारेंगे। जब धीरे धीरे लिखेंगे तो आप, और दूसरी बात है, जब आप रोज़ लिखना शुरू करेंगे आपको अपनी गलतियाँ खुद पता चल जाएंगी कि मैंने गलत लिखा है, ये उसको सुधार कर जी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ कि जो साथी एकदम नए तरीके से तैयारी करना शुरू करने जा रहे हैं और उनका माध्यम भी हिंदी माध्यम है, तो वो कहाँ से अपनी तैयारी शुरू करें, और कैसे ये जो भ्रांतियाँ बहुत सारी जो हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और मिसगाइड वो है कि हिंदी मीडियम एकदम से अब मतलब पॉसिबल ही नहीं है हिंदी मीडियम में, तो वो कैसे इससे बचें कि वो भटकने ना पाएँ, और तैयारी कैसे अपनी स्मूथली आगे बढ़ाएँ? सर इसके लिए है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ। यही चीज़ मैंने की कि जब होने वाले बच्चे भी हम ही जैसे लोग हैं, ना होने वाले बच्चे भी हमें जैसे लोग हैं, यानी एग्ज़ाम क्रैक करने वाले भी हम ही जैसे। तो जब वो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस ये विश्वास बना के रखा, और उसके तहत आप ये पता कीजिए कि आपका जो कंटेंट है या जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो पूछा जा रहा है उस अकॉर्डिंग अपनी नोट्स बनाइए। अब जीएस के पोर्शन की बात करते हैं तो जीएस लोग बहुत डरते हैं। हम लोग जीएस को बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं जब मेंस का एग्ज़ाम आता है या पीवीटी का एग्ज़ाम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जीएस आप ये सोचिए 200 नंबर का आता है। जब आप सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस जो कि 40 नंबर की आती है, 50 नंबर की आती है, आप उसको लगातार 3 साल 2 साल पढ़ रहे हैं, और 200 नंबर की जीएस को आप 1 महीने भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा? हर एक चीज़ को एक बैलेंस बना के पढ़िए। जब आप सीआरपीसी को 2 घंटा दे रहे हैं तो आप जीएस को भी 1 घंटा दीजिए। करंट भी हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है। ये मैं बताऊं, टारगेट आईक्यू सत्येंद्र सर ने सन 19 में एक चार्ट बनाया था। उसमें लगा था कि जीएस में ये क्वेश्चन इतने इतने आते हैं, तो लगभग 125 नंबर का करंट आता है जीएस में उस समय। ये सर ने लिखा था, तो उसको मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे सेव कर लिया था कि मुझे इस पे काम करना है। तो मैंने ये माना कि अगर करंट 125 नंबर का आता है तो पहले 125 नंबर तैयार कीजिए। करंट के शब्दों से हम लोग अवेयर नहीं होते, तो मैंने पर डे करंट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पर डे करंट पढ़ने से ये होता है कि आप चीज़ों से, शब्दों से अवेयर हो जाते हैं। अगर एग्जाम में वो शब्द आ जाएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे और रिलेवेंट लिख कर आएंगे, एग्जामिनर उससे खुश हो जाता है। तो जीएस का पोर्शन ये हो गया। इंग्लिश का और हिंदी का और सिंपल सा है कि आप उसमें जो हमारे ऐसे आते हैं और प्रेसी आती है और ट्रांसलेशन आता है, तो उसको आप कोचिंग के माध्यम से हेल्प ले लीजिए। बाकी लॉ आप तो रोज़ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन लॉ में आप मेंस राइटिंग पर डे कीजिए। बिना मेंस राइटिंग के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम सोचें कि जज बन जाएंगे या फिर अधिकारी कोई बन जाएंगे बिना मेंस के, तो ये संभव नहीं है। मेंस पर डे कीजिए, पर डे नहीं कि हफ्ते में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन कीजिए, जिससे रेगुलरिटी बनेगी। तो आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। तो आपसे चलते चलते लास्ट में एक की जो ये आपकी सफलता एक यात्रा रही है, इस यात्रा में हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का क्या रोल रहा है आपकी इस सफलता में?
सर टारगेट फॉर आईक्यू का रोल सर ये रहा है कि मैंने फिल्म से जी। ही सर से हेल्प ली थी, और ग्रुप मेरे साथ सभी टेलीग्राम पर हैं भी, उन्होंने दिया। और बीच बीच में सर जैसे मोटिवेशन वीडियो डालते तो मैं उनको भी सुनता था, क्योंकि वो भी यही कि मोटिवेशन अगर आपका टूट गया तो आप नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, वो तो है। तो मोटिवेट करने में प्लस सर ने इंटरव्यू भी कराया, मैंने इंटरव्यू नहीं लिए थे क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने मेडिकल में बिजी था एपीओके में। तो लेकिन ये था कि मोटिवेशन वीडियो जहाँ मुझे मिलते थे वो रहा। फिल्म्स में सर ने हेल्प की, और मेंस की मैंने एपीओ के लिए सर की ली थी, जुडिशरी की नहीं ली थी, लेकिन जो एपीओ के लिए ली थी तो मुझे उससे वहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट उनका अपनी कॉपी में लिखा था, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है। जी। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र कुमार गौतम, जिन्होंने यूपी सिविल जज 2022 की परीक्षा में 238वीं रैंक अपनी सुनिश्चित की है। तो एक बार मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई आपको।